इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपात सेवा निदेशक माइकल रेयान ने चेतावनी दी है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर को पस्त करने के लिए दवाएं समय पर नहीं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि कोविड की दवाओं को जादुई असर के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि कई देशों में कोरोना संक्रमण ने फिर से सिर उठाया है और इसके खिलाफ एक बार फिर मुहिम छिड़ी है। स्वास्थ्य संगठन निदेशक ने कहा कि हम कहीं भी दवा के लिए किसी भी स्तर पर पहुंच जाएं, लेकिन कम से कम 4 से 6 महीने फिर भी लगेंगे। ढाका में भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित रक्षा और वाणिज्यिक पोत निर्माण से संबंधित एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए रक्षा उत्पादन सचिव राजकुमार ने कहा कि भारतीय शिपयार्डों की बांग्लादेश से भौगोलिक निकटता दोनों देशों के हित में है। इससे जलपोतों के निर्माण, विकास और रख-रखाव को लेकर दीर्घकालिक रणनीतिक भागीदारी में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक सहयोग उल्लेखनीय उदाहरण बन सकते हैं। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी ने इस अवसर पर कहा कि सामूहिक लाभ के लिए एक दूसरे की क्षमताओं को विकसित करने और उनका लाभ उठाने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच पारंपरिक तालमेल रहा है। बांग्लादेश के नौवहन राज्य मंत्री खालिद महमूद चौधरी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कार्यकारी निदेशक श्री फतेह बिरोल ने कहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मामलों का केंद्र बन गया है और ये अन्य प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक रोल मॉडल है। उन्होंने ये बात एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव 2020 के वर्चुअल उद्घाटन के अवसर पर कही। ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का एक नया अध्ययन है जो प्रौद्योगिकी की जरूरतों और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु और स्थायी ऊर्जा लक्ष्यों तक पहुंचने के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता है। श्री बिरोल ने उज्ज्वला और उजाला जैसी योजनाओं के माध्यम से लाखों लोगों को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के प्रयासों के लिए भारत सरकार की प्रशंसा की। वहीं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने भाषण में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा रिपोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है। उन्होंने कहा कि आज भारत G20 राष्ट्रों में एकमात्र देश है जो पेरिस में प्रस्तुत NDC को ध्यान में रखते हुए 2 डिग्री के सिद्धांत का अनुसरण करता है और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में न केवल सरकारी स्तर पर बल्कि निजी स्तर पर भी कई निर्णायक कदम उठाए गए हैं जो हमारी प्रतिबद्धता और संकल्प को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के शाह के आमंत्रण पर 15वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सऊदी अरब की अध्यक्षता में ये शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शनिवार और रविवार को होगा। सम्मेलन का विषय है सभी के लिए 21वीं शताब्दी के अवसर जुटाना। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि 2020 में G20 नेताओं की ये दूसरी शिखर बैठक होगी। आगामी G20 शिखर सम्मेलन समावेशी, लचीले और टिकाऊ आधार पर कोविड-19 से मुक्त होने पर केंद्रित होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि G20 देशों के नेता इस वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों और नौकरियों की बहाली के तरीकों और उपायों पर चर्चा करेंगे। ये नेता समावेशी, सतत और आवश्यकताओं के अनुरूप भविष्य के निर्माण की परिकल्पना भी साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और लग्जमबर्ग के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं हैं। श्री मोदी ने ऑनलाइन आयोजित भारत लग्जमबर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस्पात, वित्तीय प्रौद्योगिकी और डिजिटल डोमेन जैसे कई क्षेत्र हैं जहां दोनों देश बेहतर सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में सहयोग की और संभावनाएं हैं।
उन्होंने लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल्स की कोरोना महामारी के मुश्किल दौर में कुशल नेतृत्व की सराहना की। लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अंतरिक्ष और वित्तीय क्षेत्र में समझौतों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उनके देश ने वर्ष 2021-2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी सदस्य के रूप में चुने जाने का समर्थन और स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग ने आज संयुक्त रूप से ई-रूपे कार्ड के दूसरे चरण की शुरुआत की। पिछले वर्ष अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने परियोजना के पहले चरण की संयुक्त रूप से शुरुआत की थी। श्री मोदी ने कहा कि भूटान की आवश्यकताएं भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले वर्ष इसरो की सहायता से अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले भूटान के उपग्रह पर तेजी से चल रहे काम पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इसके लिए भूटान के 4 अंतरिक्ष वैज्ञानिक दिसंबर में इसरो आएंगे। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने कहा कि कोविड वैक्सीन विकसित करने में भारत की बढ़त सभी के लिए आशा की किरण है। श्री शेरिंग ने वैक्सीन तैयार होने के बाद भूटान को इसे उपलब्ध करवाने के आश्वासन पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी व्यक्त किया। देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर 93% से अधिक हो गई है। अब तक 84,28,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में देश भर में 44,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,43,794 है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के कुल 45,882 नए मामले सामने आए हैं। इस महामारी से मरने वालों की दर 1.47% है, जो विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कहा है कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,83,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। देश में अब तक 12,95,00,000 से अधिक कोरोना नमूनों की जांच हो चुकी है। भारत ने सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए 2003 के संघर्ष विराम का सम्मान करने के बार बार के आग्रह के बावजूद पाकिस्तानी सेना घुसपैठियों को भारतीय सीमा में प्रवेश करवाने के लिए गोलीबारी करती रहती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने संवाददाताओं को बताया कि आतंकियों की घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हथियार उपलब्ध करवाना निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां नियंत्रण रेखा पर तैनात पाकिस्तानी सेना के समर्थन के बिना संभव नहीं है। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि गृह मंत्रालय में संबंधित अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की गई है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 12वीं आतंकवाद विरोधी वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई। वार्ता में भारत और यूरोपीय संघ के बीच सामरिक भागीदारी के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया गया। भारत और यूरोपीय संघ दोनों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक दूसरे को समर्थन देने का संकल्प व्यक्त किया। यूरोपीय संघ ने 26 नवंबर के मुंबई आतंकी हमले, पठानकोट और पुलवामा के आतंकी हमलों सहित भारत में हुए सभी आतंकी हमलों की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में भारत सरकार और भारत के लोगों के प्रति अपने समर्थन की बात दोहराई। भारत और यूरोपीय संघ ने व्यापक और सतत आधार पर आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। गृह मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली में छतरपुर के कोविड देखभाल केंद्र में 500 बिस्तरों को ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तरों में बदला जाएगा। ये बिस्तर इस सप्ताह के अंत तक तैयार हो जाएंगे। दिल्ली में पिछले 3 दिनों के दौरान लगभग 150 आईसीयू बेड जोड़े गए हैं और इनकी मौजूदा क्षमता 3,652 हो गई है। दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति पर श्री अमित शाह की समीक्षा बैठक के बाद बुधवार को 28,700 से अधिक RT-PCR जांच की गई।
RT-PCR परीक्षणों की क्षमता नवंबर के अंत तक बढ़ाकर 60,000 प्रतिदिन कर दी जाएगी। दिल्ली में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सभी 75 चिकित्सक और 251 अर्ध चिकित्सा कर्मी अपनी ड्यूटी पर पहुंच गए हैं। गृह मंत्रालय ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वे भी दिल्ली की तर्ज पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अपने जिलों में निजी अस्पतालों का सर्वेक्षण करें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। नमस्कार। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। सामयिक वार्ता में आज विषय है दोस्तों, प्रौद्योगिकी से संचालित भविष्य पर प्रधानमंत्री का जोर। आलेख है विमान बसु का और स्वर मुनीश शर्मा का। बेंगलुरु प्रौद्योगिकी शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्घाटन भाषण सभी नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रशासन से प्रौद्योगिकी को जोड़ने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के ही बल पर हमारी योजनाएं फाइलों से बाहर निकलकर बड़े पैमाने पर तेजी से भारतवासियों के जीवन को छू पाई हैं। सरकार ने प्रौद्योगिकी को सभी योजनाओं से प्रमुखता से जोड़ा है और शासन के मॉडल में टेक्नोलॉजी को प्रधानता दी है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ माह में जिस तेजी से प्रौद्योगिकी को अपनाया गया है वैसा तो एक दशक भर में नहीं हो पाया था। श्री मोदी ने कहा कि आज हम सूचना प्रौद्योगिकी युग में जी रहे हैं जहां बदलाव अवश्यंभावी है। उन्होंने कहा, टेक्नोलॉजी के बल पर ही हमारा ये विश्वास मजबूत हुआ है कि हम कुछ ही समय में एक बड़ी आबादी को कोविड-19 प्रतिरोधी टीके लगा सकेंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि साइबर हमलों की रोकथाम का असरदार वैक्सीन यानी सुरक्षा चक्र तैयार करने के लिए वो आगे आए। कोविड-19 महामारी के दौर में यह महत्वपूर्ण शिखर बैठक टेक्नोलॉजी के ही बल पर ऑनलाइन आयोजित हो रही है। 5 साल पहले शुरू हुआ डिजिटल इंडिया अभियान अब कोई सरकारी पहल भर नहीं है, बल्कि जीवन शैली का एक हिस्सा बन गया है। इससे देश को विकास के प्रति एक अधिक मानव केंद्रित सोच को अनुभव करने का मौका भी मिला है। बेंगलुरु प्रौद्योगिकी शिखर बैठक भारत में हर साल होने वाला एक प्रमुख आयोजन बन चुकी है। इसे कर्नाटक सरकार, कर्नाटक नवोन्मेष एवं प्रौद्योगिकी संस्थान और भारत के बायोटेक्नोलॉजी तथा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नव उद्यमियों के साथ मिलकर आयोजित करती है। आज अपने 23वें साल में यह आयोजन प्रमुख संकर क्षेत्र टेक कंपनियों, स्टार्टअप्स, युवा नव उद्यमियों, टेक्नोक्रेट्स, नीति निर्माताओं, निवेशकों और अनुसंधान तथा अध्ययन जगत के बीच संवाद और गठबंधन को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख मंच बन चुका है। इस साल शिखर बैठक का थीम है नेक्स्ट इज नाउ और चर्चा कोविड के बाद की दुनिया की चुनौतियों और उनके समाधान पर रहेगी, जो सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे नवाचार और विकास पर ही निर्भर है। 3 दिन के इस आयोजन में 4 प्रमुख थीम रखे गए हैं। इस शिखर बैठक में एरोस्पेस, रक्षा प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य की देखभाल, कामकाज के भविष्य के स्वरूप और जन कल्याण के लिए स्टार्टअप्स की भूमिका पर भी बल दिया जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, डिजिटल मजबूती और कोविड-19 से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। कर्नाटक सरकार की साझेदारी वाली इस पहल में 15 देश भाग ले रहे हैं, यानी भारत के साथ कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, इजराइल, नीदरलैंड्स, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्वीडन, ताइवान, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, बहरीन, जापान और लिथुआनिया। उद्घाटन सत्र में भाग ले रहे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि जून में हस्ताक्षरित भारत ऑस्ट्रेलिया समझौते के तहत दोनों ही देश साइबर और उससे जुड़े क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे ताकि डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति मिल सके। दोनों ही देश इस क्षेत्र में साझेदार भी होने जा रहे हैं। बेंगलुरु में नीदरलैंड्स के काउंसलर जनरल गर्ट हेज
कुक ने कहा कि ये मंच दोनों देशों के रणनीतिक रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस शिखर बैठक में भारतीय स्टार्टअप्स के लिए हेग व्यापारिक संस्थान एक सरल शर्तों वाला ऋण कार्यक्रम भी शुरू करेगा। अगले कुछ दिनों में इस आयोजन में दुनिया के बेहतरीन मस्तिष्क विचार विमर्श करेंगे, भविष्य में आने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में अपने अनुमान प्रस्तुत करेंगे, नए नए उत्पाद सामने रखे जाएंगे और टेक्नोलॉजी पर आधारित दुनिया के लिए स्टार्टअप्स भविष्योन्मुखी विचार भी प्रस्तुत करेंगे। तो ये थी आज की सामयिक वार्ता। आलेख था विमान बसु का, स्वर मुनीश शर्मा का। सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। लीजिए सुनिए समाचार पत्रों से। स्वर है मुनीश शर्मा का। आज राजधानी से प्रकाशित हिंदी दैनिकों ने कई विषयों को अपने संपादकीय लेखों में जगह दी है। दैनिक जागरण के संपादकीय का शीर्षक है पाकिस्तान का आतंकी ढांचा, हाफिज सईद को 10 साल की सजा, आंखों में धूल झोंकने की कोशिश। अखबार अपने संपादकीय में कहता है कि आतंकी संगठन जमात उद दावा के सरगना और मुंबई हमलों के साजिशकर्ता हाफिज सईद को लाहौर की एक अदालत द्वारा आतंकवाद से जुड़े 2 मामलों में 10 साल की सजा सुनाया जाना दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश हो सकती है। इस सजा का मकसद विश्व समुदाय और खासकर FATF को ये झांसा देना हो तो हैरत नहीं होगी कि पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम लगाने को लेकर गंभीर है, लेकिन कम से कम भारत को तो इस झांसे में आना नहीं चाहिए। ये सही समय है कि भारत ये सवाल उठाए कि आखिर इस आतंकी सरगना को मुंबई में भीषण आतंकी हमलों के लिए कब सजा मिली। भारत की कोशिश ये भी होनी चाहिए कि विश्व समुदाय और विशेष रूप से अमेरिका, ब्रिटेन आदि देश भी इस सवाल को लेकर पाकिस्तान की घेराबंदी करें, क्योंकि मुंबई में इन देशों के भी नागरिक मारे गए थे। भारत को विश्व समुदाय को इस तथ्य से भी अवगत कराना होगा कि पाकिस्तान में सजा पाए आतंकवादी किस तरह जेल में रहकर भी अपना आतंकी नेटवर्क चलाते रहते हैं। अगर दुनिया इस तथ्य को ओझल करती है कि पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को सहयोग, समर्थन एवं संरक्षण देने का ढांचा पहले की तरह कायम है और उसे वहां की सेना तथा खुफिया एजेंसी द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो ये एक प्रकार से आतंकवाद से जानबूझकर मुंह मोड़ने वाला ही काम होगा। अखबार आगे कहता है कि पाकिस्तान किस तरह किस्म किस्म के आतंकी संगठनों को पालने पोसने में लगा है, इसका प्रमाण है जैश, लश्कर सरीखे खूंखार आतंकी संगठनों की सक्रियता। इसके चलते ही जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं। आतंकियों की घुसपैठ के मकसद से ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रही है। अब तो वो ड्रोन के जरिए हथियार भेजने में भी जुटी हुई है। अखबार इसी मुद्दे पर आगे कहता है कि पाकिस्तान कश्मीर में किस तरह आतंक को फैलाने में लगा है, इसके प्रमाण हर दिन सामने आ रहे हैं। गत दिवस नगरोटा में मारे गए 4 आतंकी पाकिस्तान से ही आए थे। क्योंकि जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए पाकिस्तान उनमें खलल डालने की हर संभव कोशिश करता रहता है। वो तब तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा जब तक उसके आतंकी चेहरे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब करने के साथ ही उसे नए सिरे से सबक सिखाने के जतन न किए जाएं। जब तक विश्व समुदाय इस नतीजे पर नहीं पहुंचता कि पाकिस्तान का आतंकी ढांचा पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया है, तब तक भारत को चैन से बैठना नहीं चाहिए। भारत को जितना पाकिस्तान से सावधान रहना है, उतना ही चीन से भी। उत्तर भारत से प्रकाशित होने वाले एक और प्रमुख हिंदी दैनिक पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय लेख का आज शीर्षक दिया है, विफल हो चुका है संयुक्त राष्ट्र।
अखबार कहता है कि ये बात सच है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस की कार्यशैली की असफलता के बाद सारे विश्व में बड़ी शिद्दत से महसूस किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति प्रसार और सुरक्षा की नीति तब सफल हो सकती है जब दुनिया के सभी देश अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर संपूर्ण विश्व को एक इकाई समझकर अपनी सोच को विकसित करें। इसके लिए लगातार प्रयास होते रहे। जो भी घोषणा पत्र इस संदर्भ में आए उनमें प्रमुख थे लंदन घोषणा पत्र, अटलांटिक चार्टर, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र, मॉस्को घोषणा पत्र, तेहरान घोषणा पत्र और डम्बार्टम घोषणा पत्र। पूर्व के घोषणा पत्रों का विस्तार से विवेचन यहाँ संभव प्रतीत नहीं होता। इसलिए अखबार कहता है आगे कि अक्टूबर 1944 को वॉशिंगटन में ये निर्णय लिया गया कि संयुक्त राष्ट्र की सबसे प्रमुख इकाई सिक्योरिटी काउंसिल अर्थात सुरक्षा परिषद रहेगी, जिसके 5 सदस्य स्थायी होंगे: चीन, फ्रांस, सोवियत संघ जो अब रूस है, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका। तब से लेकर दुनिया का शक्ति संतुलन अब काफी बदल चुका है। कई शक्तियां नई उभर कर आ गई हैं। शक्ति संरचना, नियम और मानकों के मामले में भू राजनीतिक संयुक्त राष्ट्र के गठजोड़ के बाद से पूरी तरह से बदल चुकी है। इन परिवर्तनों के चलते स्वयं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अपनी प्रासंगिकता आज खो चुका है। सुरक्षा परिषद एक तरह से विकलांग हो चुकी है और वो वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का समाधान कर पाने में सक्षम नहीं है, ऐसा पंजाब केसरी का अपने संपादकीय लेख में कहना है। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे समाचार पत्रों से। सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का YouTube कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।